हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल में। आज हम स्टडी करने वाले हैं टॉप 25 क्वेश्चंस की जो प्रीवियस ईयर पर बेस्ड होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टीजीटी पीजीटी के लिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, भारतवर्ष में प्राक ऐतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुई थी? तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर 1 है मिर्ज़ापुर, ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर सी कानपुर, ऑप्शन नंबर डी झांसी। तो बताइए इनमें से कौन सा होगा? मिर्ज़ापुर। ठीक है, तो इसमें से जो प्राक ऐतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? मिर्ज़ापुर में हुई थी। मिर्ज़ापुर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और यहाँ पर जो हमें चित्र प्राप्त हुए थे प्राक ऐतिहासिक काल में, जो चित्र प्राप्त हुए थे वो हमें प्राप्त हुए थे पशु के, पंछी के, मनुष्यों के। ठीक है, और एक ऐसी आकृतियाँ बनी हुई थी जो थोड़ी भयानक टाइप में लग रही थी, जिसे नाम दिया गया है राक्षस। ठीक है, तो यहाँ पर राक्षस की भी मिली है। ठीक है, तो ये आकृतियाँ यहाँ पर प्राप्त हुई हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्राग ऐतिहासिक चित्रकला किस विषय से संबंधित है? तो बताइए ये किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए हमारा कह रहा है धर्म संबंधी, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि आखिर नहीं है, ये गलत लिख गया है यहाँ पर, ये होगा आखेट। ठीक है, आखेट संबंधी है, यह है युद्ध संबंधी, यह है प्रकृति संबंधी। बताइए, तो इसमें आंसर जो सही हो जाएगा वो सही होगा यहाँ पे हमारा आखेट संबंधी। ठीक है, कौन सा? आखेट संबंधी यहाँ पर हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। देखिए, प्रागैतिहासिक काल जो है हमारा, प्रागैतिहासिक का मतलब होता है कि जो हमें लिखा हुआ इतिहास प्राप्त नहीं था, हमने जो भी जानकारी प्राप्त की है वो कहाँ से प्राप्त की है? वो जानकारी हमने प्राप्त की है साक्ष्य के द्वारा। हमने अनुमान लगा लिया कि ये इस तरीके की क्रिया या इनका बिहेवियर इस तरीके का रहा होगा, इनकी सोसाइटी इस तरीके की होगी। ठीक है, तो ये हमने साक्ष्यों के आधार पर हमने इसका वर्णन कर लिया है। तो जो प्रागैतिहासिक काल है इन्हें हमने 3 भाग में डिवाइड कर दिया है। पहला हमारा है पूर्व पाषाण काल, दूसरा है हमारा मध्य पाषाण काल और तीसरा है हमारा नवपाषाण काल। ठीक है, तो ये है हमारी कुछ इंपॉर्टेंट बातें इनके बारे में। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर चित्र मिलते हैं आखेट की, क्योंकि जो प्राग ऐतिहासिक काल का मानव था उसे ज़्यादा जानकारी नहीं थी। जितना भी वो आश्रित था ना, वो शिकार पर ही आश्रित था, शिकार से ही अपनी जितनी भी आवश्यकताएं थी उन्हें पूरा करता था। ठीक है, तो हमारे इस प्रश्न का आंसर होता है आंसर नंबर बी, आखेट संबंधी। प्रागैतिहासिक चित्रकला किस विषय से संबंधित है? तो आखेट संबंधी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, इसका उत्तर दीजिए। ये है क्वेश्चन नंबर 3, बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? चलिए बताइए बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी गुजरात। बताइए कहाँ स्थित है? हाँ बिल्कुल ठीक है, मध्य प्रदेश में ये स्थित है। बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अच्छा ये बताइए बाघ की गुफाओं की संख्या कितनी है? टोटल संख्या कितनी है? मैंने आपको बताया है, मैंने ये पूरा 2-4 मिनट में कवर कराया था, बाकी जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। बाघ की गुफाएं टोटल कितनी हैं? बाघ की टोटल 9 गुफाएं हैं, और ये जितनी भी 9 गुफाएं हैं ये पूरी की पूरी विहार हैं। विहार और चैत्य में अंतर क्या होता है? देखिए, विहार जो होता है ये होता है रहने का स्थान। ठीक है, और जो चैत्य होता है वो होता है हमारा पूजा स्थल। ठीक है, जहाँ पर हम पूजा पाठ करते हैं। लो, ये बन गई पूजा की थाली। ओके, ठीक है, तो ये हमारी हो गई पूजा का स्थल होता है चैत्य, और विहार होता है रहने का। तो हमारी जो बाघ की गुफाएं हैं इसमें टोटल 9 गुफाएं हैं, और जो सभी की सभी विहार हैं। और बाघ हमारे जो बाघ की गुफा है किस नदी के किनारे स्थित है? याद रखना है आपको, नर्मदा नदी के। और जो ये जितनी भी गुफाएं हैं 9 की 9, ये किसको समर्पित हैं? ये बौद्ध धर्म को समर्पित है। ठीक है, तो ये महात्मा बुद्ध जी हैं, उन्हें ये समर्पित है। एक इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है जो बाघ की हमसे पूछ लिया जाता है, बाघ की प्रतिलिपियाँ। इसकी जो प्रतिलिपियाँ किसके द्वारा बनाई गई थी? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बाघ की प्रतिलिपियाँ हैं वो किसके द्वारा बनाई गई थी? तो बाघ की प्रतिलिपियों में 3 जो थे चित्रकार उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, मतलब उन्होंने ही बनाया था। तो कौन कौन से थे वो? किसी को पता है? चलिए बताती हूँ मैं। जो एक मुकुल चंद्र डे थे, ठीक है, पता ही होगा आपको मुकुल चंद्र डे के बारे में। ठीक है, मुकुल चंद्र डे थे। सेकंड थे हमारे असित कुमार हलदार। ठीक है, थोड़ा नाम लिखे दे रही हूँ मैं। और जो हमारे तीसरे थे वो थे नंदलाल बसु। ठीक है, याद आ गया, नंदलाल बसु। ठीक,
तो ये तीनों जो थे इन्होंने मिलकर बाघ की प्रतिलिपियाँ तैयार की थी। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन था बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं, तो इसका सही आंसर हो जाता है मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, शिव विवाह से संबंधित दृश्य का गुफा चित्र किस गुफा में प्राप्त हुआ है? बताइए किस गुफा में प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है अजंता में, बी है एलोरा, ऑप्शन नंबर सी सित्तनवासल और ऑप्शन नंबर डी बादामी। बताइए किस में स्थित है? बिल्कुल ठीक है, ये हमारा आंसर है इसका बादामी गुफा। तो कहाँ पर स्थित है? बादामी गुफा में शिव विवाह से संबंधित गुफा में चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर जो हमारी बादामी गुफा है इसकी टोटल गुफाएं कितनी हैं? 4 गुफाएं हैं, जिसमें से पहली में क्या है, पहली किससे संबंधित है? हमारी जो पहली गुफा है वो शैव धर्म से संबंधित है। ठीक है, पहली गुफा हमारी किससे संबंधित है? शैव धर्म से। अब बताइए दूसरी और तीसरी किससे संबंधित है? जल्दी बताइए। हाँ, ये दूसरी और जो तीसरी है ये वैष्णव धर्म से संबंधित है। ओके, ये वैष्णव धर्म से संबंधित है। और जो चौथी गुफा आती है ये हमारी जैन धर्म से संबंधित है। ये पूछ ली जाती है इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ओके, फिर हमें थोड़ा सा ये बताइए कि आप बादामी गुफा कहाँ पर स्थित है? मैंने ये आपको विस्तार में बताया है, शायद मैंने अपलोड की है इसकी वीडियो। बादामी गुफा कहाँ पर स्थित है? बादामी गुफा कर्नाटक में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा गया है ये क्वेश्चन। मैंने इसको घटना चक्र में भी सॉल्व कराया है आपको। बादामी गुफा कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में भी कहाँ पर है? बागलकोट में। ठीक है, ये है इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट। और कभी कभी खोज के बारे में भी पूछ लिया जाता है। जो खोज है ये की गई थी वो थे कौन? इस रेशा क्रेस्मर के द्वारा की गई थी। ठीक है, इनकी खोज की गई थी। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, काफ़ी समय हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वात्सायन के कामसूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख किया गया है? बताइए जरा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है वात्सायन कामसूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसका सीधा ही डायरेक्ट मैं बता रही हूँ, ये ऑप्शन नंबर ए होगा। 64 इसकी कलाओं का उल्लेख किया गया है। कितनी? 64। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, नीले के पूरक अथवा विरोधी। देखिए, पूरक कहे या विरोधी कहे बात एक ही पड़ती है। ठीक है, पूरक और विरोधी एक ही बात है। तो रंग का नाम बताइए, किसके नीले का पूरक पूछा गया है? तो बताइए नीले का पूरक कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है लाल, ऑप्शन नंबर बी बैंगनी, ऑप्शन नंबर सी पीला, ऑप्शन नंबर डी नारंगी। बताइए। इसका जो है नारंगी होगा। ठीक है, देखिए एक मैं आपको बता देती हूँ ट्रिक क्या है। आप एक गोला खींचिए। ठीक, 1 मिनट रुकिए, गोला ही ले लेते हैं। ठीक है, ओह माय गॉड। ठीक है, और इस तरीके से लाइन खींचिए। हो गया। ये है हमारा लाल, यहाँ पर लिखिए लाल, यहाँ लिखिए बैंगनी, नीला, हरा, पीला और नारंगी। ठीक है, अब देखिए इसके सामने, नीले के सामने कौन सा रंग आ रहा है? नारंगी। तो इसका विरोधी कौन सा हो गया? नारंगी। ठीक है, अगर इसी तरीके से पूछ दिया जाता है लाल का कौन सा है, तो देखिए लाल का विरोधी रंग हो जाएगा हरा। ठीक है, लाल का विरोधी रंग कौन सा हो जाएगा? हरा हो जाएगा। और नीले का हमारा क्या हो गया था? नारंगी। और ये बैंगनी का पूछा जाता है तो बैंगनी का क्या हो जाएगा? पीला। तो अब आपसे कोई से भी कलर का पूछा जाता है विरोधी रंग, तो आप आराम से बता सकते हैं। पूरक कह दे या विरोधी कह दे, बात एक ही पड़ जाती है। ठीक है, तो ये हमारी डिटेल हो गई। तो इसमें हमारा क्वेश्चन में पूछा गया था क्या? नीले का पूरक अथवा विरोधी रंग का नाम बताइए, तो कौन सा है? नारंगी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 7। कुछ तत्वों का नाम बताइए जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है। ऐसे का नाम बताइए जिसके अभाव में चित्र की रचना संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है रेखा, जरूरी है ये भी। ऑप्शन नंबर बी है रूप, ये भी जरूरी है। ऑप्शन नंबर सी रंग, ये भी जरूरी है। ऑप्शन नंबर डी धरातल, ये भी जरूरी है। अच्छा बताइए, इसमें से इन्होंने पूछा है किसके अभाव के बिना। चलिए जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। देखिए इसका जो आंसर होगा ये होगा डी। देखिए जब किसी भी चीज़ का बेस नहीं है तो वहाँ पे आप चित्र क्या बनाएंगे? बताइए, कौन सी आकृति बनाएंगे अगर इसका ये बेस ही नहीं है?
ठीक है। तो बिना बेस के आप कुछ नहीं कर सकते, बिना धरातल के आप कुछ नहीं कर सकते, इसलिए किसके अभाव के बिना रचना संभव नहीं है, तो धरातल के अभाव के बिना रचना संभव नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, मीर सैयद अली किसके दरबार का मुख्य चित्रकार था, बताइए। ऑप्शन नंबर ए है जहांगीर, ऑप्शन नंबर बी अकबर, ऑप्शन नंबर सी शाहजहां, ऑप्शन नंबर डी हमारा है हुमायूं। बताइए किसके दरबार का था मुख्य चित्रकार। अकबर के दरबार का, ठीक है। किसके दरबार का था, अकबर के दरबार का मुख्य चित्रकार था, ठीक है। देखिए ये तो इन्होंने पूछ दिया है मीर सैयद अली किसके दरबार का मुख्य चित्रकार था, और अब इसके हम और चित्रकार देख लेते हैं जो इनके मुख्य दरबारी थे। तो कोई भी पूछ सकते हैं फिर तो, जब एक बार पूछ दिया है ये। देखिए एक इनके थे दसवंत, ठीक है, मैं बोलती जा रही हूँ, समझ लीजिए, थोड़ा लिखना टफ हो जाता है। एक थे इनके दसवंत, बसावन भी इसी के दरबारी थे। कौन थे, बसावन इन्हीं के दरबारी थे। ख्वाजा भी इन्हीं के थे, किसके, अकबर के, ठीक है, ख्वाजा भी इनके ही थे। और कौन थे इनके, अब्दुल इस्मत, ठीक है, और मुकुंद। ये इनके कुछ प्रमुख थे जो पूछे जाते हैं बार बार, ठीक है। तो ये इनके प्रमुख दरबारी थे, चित्रकार दरबारी थे, ठीक है, जो इनके दरबार में चित्रकारी करते थे, ये उनके नाम है। कौन कौन से हो गए, एक तो इनका खुद का हो गया मीर सैयद अली जो बहुत ही फेमस रहा है, दसवंत भी था, बसावन भी था, ख्वाजा भी था, अब्दुल इस्मत भी था और मुकुंद भी था, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे गलत हो गया है, ये भी गलत प्रिंट हो गया है, ये होती चित्रण नहीं है, यहाँ होगा पोथी चित्रण, ठीक है। देखिए पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली से हुआ है, बताइए। पाल शैली से, मुगल शैली से, जैन शैली से, राजपूत शैली से, किस शैली से हुआ है। देखिए जो पोथी चित्रण है, पोथी चित्रण का आरंभ जो हुआ है वो पाल शैली से हुआ है। किससे हुआ है, पाल शैली से हुआ है। देखिए पोथी चित्रण का मतलब क्या होता है, जो ताड़ पत्र पर जो ताड़ के पेड़ थे ना, उनके जो ताड़ के पत्र हैं उनके ऊपर जो कारीगरी की जाती थी, जो चित्रकारी की जाती थी, जो लिखा जाता था, ठीक है, उसे कहा जाता था पोथी चित्रण। और ये जो स्टार्टिंग हुई थी, कब हुई थी इसकी, बौद्ध धर्म में इसकी स्टार्टिंग हुई थी, ठीक है। तो ये हमारी किससे संबंधित होगी, पाल से, ठीक है। ये था हमारा 10वीं सदी का, यहाँ 10वीं सदी में काम चल रहा था, ठीक है, ये 10वीं सदी में प्रारंभ हुआ है। जैन शैली में भी पोथी चित्रण हुआ है, तब कौन सी सदी थी, 11वीं, ठीक है, तब 11वीं सदी थी जैन शैली में, और पाल शैली में कौन सी थी, 10वीं सदी थी। तो इसलिए हमारा पूछा गया प्रारंभ किस शैली में हुआ है, पाल शैली में हुआ है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली में हुआ है, पाल शैली में हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है, अजंता की किस गुफा में हंस जातक भित्ति चित्रण प्राप्त हुए हैं, बताइए। ये यहाँ का कट हो गया है, ठीक है। कहाँ प्राप्त हुए हैं, गुफा संख्या 17 में, गुफा संख्या 10 में, गुफा संख्या 16 में, गुफा संख्या 9 में, बताइए। जवाब दीजिए। जो अजंता का हंस जातक चित्र है वो गुफा संख्या 17 में है, ठीक है। कहाँ पर है, गुफा संख्या 17 में। एक यहाँ का एक और फेमस चित्र है, बताइए किसी को याद हो तो। देखिए गुफा संख्या 17 का एक और जो फेमस है वो है उड़ती हुई अप्सराएं। कौन सा, उड़ती हुई अप्सराएं, यहाँ का बहुत फेमस है और बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो उड़ती हुई अप्सराएं कहाँ का है, गुफा संख्या 17 का है। हंस जातक किसका है, गुफा संख्या 17 का है। अच्छा ये बताइए गुफा संख्या 10 का कौन सा फेमस चित्र है, ये भी बता दीजिए। ये सभी बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। गुफा संख्या 10 का कौन सा है, देखिए छदंत जातक का और सम जातक का। देखिए सम जातक का चित्र बना हुआ है यहाँ पर, सम जातक का फेमस है, ठीक है। और एक है छदंत जातक का, किसका, छदंत जातक का, जो कहाँ पर बना हुआ है, दाहिनी ओर पर बना हुआ है, ठीक है। छदंत जातक का है और सम जातक का है। अब देखिए गुफा संख्या जो 16 है, गुफा संख्या 16 में बहुत ही फेमस चित्र है यहाँ का, जो है मरणांसर राजकुमारी। इतना पूछा गया है ये क्वेश्चन कुछ कहने के लिए, ठीक है। तो ये बहुत पूछा गया है, तो इसे अच्छे से याद रखना है। ये मरणांसर राजकुमारी कहाँ का है, मरणांसर राजकुमारी गुफा संख्या 16 का है। आप सुन लीजिए, मैं लिख नहीं पा रही हूँ, ठीक है। गुफा संख्या 9 का कौन सा चित्र है जो फेमस है,
गुफा संख्या 9 का कौन सा चित्र फेमस है, किसी को पता है, बताइए। देखिए यहाँ पर एक स्तूप का चित्र मिलता है, कौन सा मिलता है, स्तूप पूजा का, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको इनमें से ये नहीं बोलना है। गुफा संख्या 16 में मरणासन राजकुमारी है, गुफा संख्या 10 में है जो हंस जातक का, वो समजातक और छदंत जातक का है, और हंस जातक का 17 में मिलता है। और यहाँ पर एक और फेमस चित्र मिलता है, उड़ती हुई अप्सराएं। देखिए अगर पूछ लिया जाता है सबसे ज़्यादा चित्र कौन सी गुफा संख्या में मिलती है, तो गुफा संख्या 17 है, जिसमें बहुत सारे चित्र हमें देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अजंता की गुफा संख्या, देखिए अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण किस काल में हुआ था। यहाँ पे गुफा संख्या 1 है, क्वेश्चन यहाँ पर क्या होगा, गुफा संख्या 1 का निर्माण किस काल में हुआ है। तो इसका जो काल में निर्माण हुआ है वो है 7वीं में। चलिए अजंता गुफा के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं, ये क्योंकि अजंता गुफा से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो अजंता गुफा है या ये कहाँ की है, महाराष्ट्र की है, ठीक है। कहाँ की है ये, यहाँ पे महाराष्ट्र की है, और इसका जो एरिया है वो कितना है, 600 गज का है, ठीक है। और इन्होंने पूछा गुफा संख्या 1 का निर्माण कब हुआ था, 7वीं शताब्दी में हुआ था, बस, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से कौन सा असंबद्ध है, मतलब इनमें से पूछा जा रहा है कौन सा मैच नहीं करता है। मंसूर, ठीक है, बेहजाद, मनोहर, मिस्कन, बताइए इनमें से कौन सा असंबद्ध है, बताइए। हाँ ठीक है, इसका जो है बेहजाद, बेहजाद इसमें से असंबद्ध है। क्यों असंबद्ध है, क्यों असंबद्ध है ये, क्योंकि ये बाबर के समय का है। किसके काल का है ये, बाबर के काल का है। लेकिन जो क्या कहते हैं, ये मंसूर है, मनोहर है और मिस्कन है, ये जो तीनों है ना, ये सभी के सभी जहांगीर के काल के हैं। किसके हैं, जहांगीर के, ठीक है। तो जो हमारा बेहजाद है वो बाबर के काल का चित्रकार रहा है, और मंसूर, मनोहर और मिस्कन ये जहांगीर के काल की रही हैं, तो इसीलिए ये यहाँ से असंबद्ध हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, बेहजाद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है, बताइए। राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है। ऑप्शन नंबर ए है राजस्थानी मुगल का, ऑप्शन नंबर बी है राजस्थानी पहाड़ी का, ऑप्शन नंबर सी है अपभ्रंश किशनगढ़ का, ऑप्शन नंबर डी है जयपुरी रानी का, बताइए। ठीक है, इसका जो आंसर होगा हमारा राजस्थानी और पहाड़ी का, ठीक है। राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है, राजस्थानी और पहाड़ी का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राग दीपक चित्र किस शैली का है। राग दीपक चित्र जो है वो हमारा मेवाड़ शैली, बसौली शैली, किशनगढ़ शैली, बूंदी शैली, बताइए इनमें से कौन सा है। इनमें से जो राग दीपक चित्र है वो है बूंदी शैली का। किसका है, बूंदी शैली का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। किशनगढ़ के कवि कलाकार कलामर्म शासक का नाम क्या है। मान सिंह, संसारचंद, सावंत सिंह, हरि सिंह, बताइए इनमें से कौन है। तो इनके जो किशनगढ़ के कवि कलाकार कलामर्म शासक जो हैं वो हैं सावंत सिंह। देखिए ये सावंत सिंह जो हैं इन्हें संस्कृत, फारसी और मेवाड़ी भाषा का ज्ञान था, ठीक है। और इसके साथ साथ ये संगीतज्ञ भी थे और एक चित्रकार भी थे और ये एक कवि लेखक भी थे, ठीक है। तो ये काफ़ी चीज़ों की जानकारी रखते थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, गुप्त काल की सर्व प्रमुख विशेषता क्या है। मूर्तिकला, चित्रकला, मंदिरों का निर्माण, काष्ठ निर्माण, बताइए इनमें से कौन सी प्रमुख इनकी विशेषता रही है गुप्त काल की। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो गुप्त काल की विशेषता रही है तो इन्होंने मंदिरों का निर्माण बहुत कराया है, ठीक है। तो गुप्त काल में सबसे ज़्यादा मंदिरों का निर्माण कराया गया था और ये इनकी प्रमुख विशेषता रही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर है हमारा 17 में क्या कह रहा है, मुगल शैली में व्यक्ति चित्र को विशेष स्थान किसके समय में मिला है। हुमायूं, जहांगीर, अकबर, शाहजहां, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। हुमायूं, जहांगीर, अकबर, शाहजहां, बताइए कौन सा सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अकबर। देखिए अकबर बहुत शौकीन था शबीब चित्र बनवाने का। शबीब का मतलब क्या होता है, खुद की फ़ोटो बनवाना, मतलब जैसा व्यक्ति दिख रहा है वही चित्र बनवा लेना। तो एक हिसाब से ये फ़ोटो हो गई, तो खुद की फ़ोटो, इंसानों का चित्र बनाना, हूबहू जो दिख रही है वैसे चित्र बनवाना, ठीक है।
तो इनका जो शौकीन था वो अकबर था और इसने विशेष स्थान दिया। राजा था तो बिल्कुल वो देगा ही। ठीक है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता है? मुगल शैली के व्यक्ति चित्रण को विशेष स्थान किसके समय में मिला है? अकबर के समय में मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ईरानी शैली की विशेषता है। बताइए ईरानी शैली में सबसे ज़्यादा क्या था, प्रमुख क्या था यहाँ पर? देखिए यहाँ पर ये गलत प्रिंट हो गया है, इसमें पृष्ठभूमि है, इसके बाद ये रंग योजना एक है, आकृति और रेखाएं अलग है। ठीक है, तो ये ऑप्शन ये बता रही हूँ बार बार। देखिए ऑप्शन नंबर 1 है पृष्ठभूमि, ऑप्शन नंबर 2 है रंग योजना, ऑप्शन नंबर C है आकृतियाँ, ऑप्शन नंबर D है रेखाएं। बताइए इनमें से कौन सा होगा? इनमें से जो सही आंसर होगा वो होगा रेखाएं। ठीक है, जो रेखाएं हैं, ये जो रेखाएं हैं, रेखाएं इनका सही जवाब होगा। देखिए जो क्या कहते हैं गोलाई में बनाए जाते थे चित्र, वो भारतीय शैली की विशेषता है, और ये रेखाओं में कोणदार बनाए जाते थे ईरानी शैली में, जो रेखा सीधी रेखा बना के और उनमें एक कोण बनता है। ठीक है, तो इस तरीके की जो विशेषता रही है वो ईरानी शैली की रही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर है हमारा 19 में है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण एक राष्ट्रकूट, ये फ्रूट नहीं है कूट है, ठीक है, यहाँ का बनेगा, कूट नरेश ने कराया था। उस नरेश का नाम क्या था? ठीक है, एलोरा में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण एक राष्ट्रकूट नरेश के द्वारा कराया गया था। उस नरेश का नाम क्या था? बताइए। अमोघवर्ष, दंतीदुर्ग, कृष्णराज प्रथम, विक्रमादित्य। बताइए। देखिए जो एलोरा गुफा का है, इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा? कृष्णराज प्रथम। सभी जानते होंगे, ये बहुत ही फेमस प्रश्न है। ठीक है, तो इसका जो निर्माण कराया गया था वो किसके द्वारा कराया गया था? कृष्णराज प्रथम के द्वारा कराया गया था। चलो ये बताइए कि एलोरा की टोटल गुफाएं कितनी हैं? एलोरा की जो टोटल गुफाएं हैं वो हैं 34। ठीक है, 34 गुफाएं हैं यहाँ पर, जिसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है अलग अलग में। देखिए 12 यहाँ पर जो प्राप्त होती हैं वो बौद्ध धर्म से प्राप्त होती हैं। कहाँ से प्राप्त होती हैं? 12 गुफाएं हैं बौद्ध धर्म से, और 17 जो है हमारी वो है ब्राह्मण से। ठीक है, 17 ब्राह्मण गुफाएं प्राप्त होती हैं और 5 जैन की गुफाएं प्राप्त होती हैं। तो टोटल हमारी कितनी हो जाती हैं? 34 गुफाएं यहाँ पर हमें प्राप्त होती हैं। कहाँ पर? एलोरा में। ठीक है, देखिए एलोरा को यूनेस्को की धरोहर में भी शामिल किया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पड़ जाता है यहाँ पर। एलोरा को जो क्या कहते हैं यहाँ पर इसे यूनेस्को की धरोहर में भी शामिल किया गया है। अच्छा ये बताइए कि इसका जो निर्माण काल कौन सा रहा था? इसका निर्माण काल कौन सा रहा था? इसका निर्माण काल रहा था 9 से 12वीं सदी। ठीक है, तो इसका 9 से 12वीं शताब्दी इसका रहा था निर्माण काल। ठीक है, ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। आगे तो पूरी डिटेल में मैंने बता ही रखा है, इतनी डिटेल बहुत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर है? बताइए कंदरिया का महादेव मंदिर कहाँ पर है? जोगीमारा, सिगिरिया, खुजराहो, सवाशन। बताइए किस में है? सवाशन नाम का तो कुछ नहीं होता है, सित्तनवासल होना चाहिए यहाँ पर। चलिए वैसे भी सित्तनवासल में तो है नहीं। ठीक है, अब बताइए इनमें से, इन तीनों में से कौन सा है? बताइए। देखिए कंदरिया का जो मंदिर है, कंदरिया का महादेव का मंदिर, वो पड़ता है खुजराहो में। खुजराहो कहाँ पर पड़ता है? हमारा मध्य प्रदेश में। ठीक है, वहाँ पर ये मंदिर पड़ता है। तो कंदरिया का महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? खुजराहो मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या है 21। उदयगिरी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित कला को दर्शाती हैं? उदयगिरी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित कला को दर्शाती हैं? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म। बताइए कौन सी कला को दर्शाती हैं? बताइए। देखिए जो उदयगिरी की गुफाएं हैं ये बौद्ध धर्म को दर्शाती है। किसको दर्शाती हैं? ये बौद्ध धर्म को दर्शाती है। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म। ठीक है, और जो हमारा ये उदयगिरी पड़ता है, कहाँ पर पड़ता है उदयगिरी? ये पड़ता है हमारा मध्य प्रदेश विदिशा में। ठीक है, मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में ये पड़ता है। ठीक है, और ये हमारा किससे संबंधित हो गया है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित हो गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं हम। कीर्ति स्तंभ कहाँ पर है? कीर्ति स्तंभ बीजापुर, ग्वालियर, जयपुर, चित्तौड़गढ़। बताइए कहाँ पर है? जो कीर्ति स्तंभ हमारा पड़ता है वो हमारा कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है,
और ये हमारा जो कीर्ति स्तंभ है किसको समर्पित है? जैन धर्म को संबंधित है। किसको समर्पित है ये? जैन धर्म को। ठीक है, बनवाया कब गया था? 12वीं शताब्दी में। और अगर हमसे पूछ दी जाती है कि इसकी लंबाई कितनी है, बताइए कितना ऊंचा है ये कीर्ति स्तंभ, पूछ दिया जाए अगर ये कितना ऊंचा है तो कितना है ये है 22 मीटर ऊंचा। तो कीर्ति स्तंभ कितना बनवाया गया था? 22 मीटर। ठीक है, तो हमारे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगी? कीर्ति स्तंभ कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। किससे संबंधित है? जैन धर्म से। कब बनवाया गया? 12वीं शताब्दी में। कितना ऊंचा है ये? 22 मीटर है। तो बस यही इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न कह रहा है आधुनिक भारतीय चित्रकार में कौन लोक कला से प्रभावित कलाकार है? बताइए। नंदलाल बसु, यामिनी राय, कुन्नू देसाई, मुगल चंद्र डे। बताइए कौन लोक कला से प्रभावित रहा है? देखिए जो यामिनी राय रही हैं ये रहे हैं यामिनी राय जो हैं ये रहे हैं लोक कला से प्रभावित। लगभग 40 से अबव हो गए थे तब इन्हें लोक कला में ज़्यादा इंटरेस्ट आया है, तब ये उससे प्रभावित रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो ये हैं हमारे यामिनी राय को किससे सम्मानित किया गया है? ये पद्म भूषण से सम्मानित है। ठीक है, पद्म भूषण से सम्मानित है। ये एक प्रमुख कलाकार रही है। पद्म भूषण एक बड़ी उपाधि होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर देखते हैं। और हाँ, एक बात हमें और याद रखनी है, एक M.F. हुसैन हो गई और एक यामिनी राय हो गई। कौन कौन से? एक M.F. हुसैन है, M.F. हुसैन हो गए और एक यामिनी राय हो गई। ये दोनों की दोनों जो है इन्हें पिकासो के साथ के माना जाता है। ठीक है, इन्हें भारत का क्या कहा जाता है? पिकासो। यामिनी राय और M.F. हुसैन को भारत का पिकासो कहा जाता है। ठीक है, पद्म भूषण से इन्हें यामिनी राय को सम्मानित किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। देखिए ये पूछा गया है पद्म भूषण से सम्मानित चित्रकार कौन है? पद्म भूषण से सम्मानित चित्रकार है यामिनी राय। ठीक है, कौन है? यामिनी राय। और ये क्वेश्चन था पद्म विभूषण से सम्मानित कौन है? पद्म विभूषण से सम्मानित जो रहे हैं उन्हें मिला था वो नंदलाल बसु जी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ये ऑप्शन थोड़े से गलत प्रिंट हो गए हैं और इनका आंसर भी सही नहीं है। ठीक है, तो पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था नंदलाल बसु को, और पद्म भूषण से अगर पूछ दिया जाता है तो यामिनी राय हैं। और जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं इन्हें उपाधि दी गई थी, किसकी? नाइटहुड की उपाधि प्राप्त हुई थी इन्हें, और इन्हें नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था, जो अपने भारत का पहला व्यक्ति था जिसे नोबेल प्राइज़ मिला है। और ये बहुत बड़ी उपाधि होती है। इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था, किसके लिए मिला था इन्हें नोबेल प्राइज़? गीतांजलि के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। चैतन्य का गृह त्याग चित्र किस चित्रकार ने बनाया था? बहुत इंपॉर्टेंट चित्र है, बताइए ये किसने बनाया था? देखिए शैतेंद्र नाथ ने चैतन्य का गृह त्याग चित्र बनाया था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। नेक्स्ट हमारा जो मजूमदार हैं और असित कुमार हलदार है, नंदलाल बसु है, इन्होंने भी बहुत अच्छी चित्रकारी की है। जो असित कुमार हलदार का एक बहुत ही फेमस चित्र रहा है वो है ध्रुव, बहुत पूछा जाने वाला है ये, ध्रुव बहुत पूछा जाता है। और जो नंदलाल बसु का है डांडी कूच। ठीक है, डांडी कूच जो है नंदलाल बसु के द्वारा बनाया गया था, बहुत फेमस चित्रकार है। मजूमदार का भी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ कि मजूमदार का कौन सा फेमस है। ठीक है, ये आप याद रखिए। चैतन्य का गृह त्याग चित्र किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये चैतेंद्र नाथ के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? चैतेंद्र नाथ। एक बार मुझे ज़रूर बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए थे, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। वीडियो आपने देखा, इसे पढ़ा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, फिर लेके आऊँगी एक नई वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।